नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव वर्मा और फिर से मैं आपका स्कूल ऑफ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो काफ़ी खास होने वाली है और आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर आलोक गौतम सर। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। मैं स्कूल ऑफ एजुकेशन का जो यूट्यूब चैनल है और प्राउडली गौरव, मैं दोनों के व्यूअर्स के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और आप जो भी आज बातचीत करेंगे, जो भी जानकारी हम आपसे शेयर करेंगे, वो आप 1 बाय 1 करके पूछेंगे। जी, तो साथियों मैं बता दूं कि जो हमारे सर हैं, आज के मेहमान हैं, ये डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में अभी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और रिसेंटली इनका भी एक रिसर्च जो जर्नल है वो पब्लिश हुआ है। तो सर, सबसे पहले आपको बधाई। धन्यवाद। और साथियों, जो सर का ये जर्नल जो पब्लिश हुआ है, ये इंटरनेशनल जो रिपोर्टेड जर्नल है स्प्रिंजर में हुआ है। तो सर, इस रिसर्च के बारे में सर थोड़ा सा जानकारी दीजिए हमें। हाँ, देखिए, मैं फिर से वही बात कहना चाह रहा हूँ कि स्कूल ऑफ एजुकेशन और प्राउडली गौरव लगातार जो भी विश्वविद्यालय में शैक्षणिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ हैं, आप लगातार यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो है लोगों को पहुँचा रहे हैं। और आप सभी बधाई के पात्र हैं। सभी व्यूअर्स जो भी स्कूल ऑफ एजुकेशन के और प्राउडली गौरव के हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। और जैसा कि आपने कहा है कि जो शोध पत्र अभी स्प्रिंजर में बहुत हाईली रिपोर्टेड जर्नल है, उसमें ये मतलब पब्लिश हुआ है। और इस जर्नल का जो पेपर का जो सार है वो ये है कि हम लोग के गढ़वाल वैली श्रीनगर में रहते हैं। और ये अगर आप देखेंगे हरिद्वार और ऋषिकेश, देवप्रयाग, फिर श्रीनगर, और श्रीनगर से आगे भी हमारा जो है बद्रीनाथ तक, मतलब पूरा शहर, बहुत सारे शहर हैं। तो श्रीनगर वैली, एक गढ़वाल वैली जो है, यहाँ पर चूँकि एजुकेशन हब है, तो ऑब्वियसली शोध कार्य लगातार होते रहते हैं। और एक अपने आप में एक बड़ा अद्भुत एक एक्सपेरिमेंट हमने यहाँ पर किया, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि एक लो वोलेटाइल गैस होती है, और वो एटमॉस्फेयर में उसके बनने के कारण सल्फ़र और ऑक्सीजन दोनों के जो मिश्रण से बनती है, तो उसमें सल्फर डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन, जिसे हम कहते हैं हिंदी में सांद्रण, वो कितना रहता है, और उसका हमने जो है कंटिन्यूस मेजरमेंट किया। ये साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये फंडेड प्रोजेक्ट है। और जो एटमॉस्फेरिक फिजिक्स लेबोरेटरी चौरास कैंपस गढ़वाल यूनिवर्सिटी में, ये लगातार हम इस इंस्ट्रूमेंट को चला रहे हैं, इस प्रोजेक्ट को हम रन कर रहे हैं। इसमें एक इंस्ट्रूमेंट है सेरेनस इकोटेक का सल्फर डाइऑक्साइड एनालाइज़र। उससे हमने 2019 ऑनवर्ड्स हम इसका लगातार जो है सल्फर डाइऑक्साइड का मेजरमेंट ले रहे हैं। और इसमें हमने जो फाइंडिंग्स हैं वो हमने इस पेपर में प्रेजेंट किए हैं। जी सर। तो सर, जैसा आपने बात बताया कि हिमालयन रेंज के बारे में आपने रिसर्च किया, तो सर यहाँ की अभी फ़िलहाल में एयर क्वालिटी कैसी है? देखिए, चूँकि क्या है कि हम लोग अगर शोध पत्रों की बात करें, क्योंकि जब भी कोई भी पॉलिसी बनती है तो शोध पत्रों से बनती है। हाँ, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो भी शोध पत्रों का या साइंटिस्ट का जो विचार हैं उनके उसके हिसाब से वो नीति का निर्धारण करते हैं। जी सर। इसमें एक सोच समझने वाली बात ये कि गढ़वाल में अगर आप देखेंगे तो जो रिसर्च है हमारा, नैनीताल का जो एरीज इंस्टीट्यूट जो है हमारा, एक वो फोकस्ड है। और दून यूनिवर्सिटी का एनवायरमेंटल साइंस डिपार्टमेंट, कुछ डिपार्टमेंट्स जो है वो हमारे जो है यहाँ पर देहरादून में। लेकिन हाई एल्टीट्यूड में जो है अभी भी बहुत बड़ा लेकुना है, जहाँ पर ये इस टाइप की रिसर्च जो है वो नहीं है। एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो कि एक हमारा वायु की गुणवत्ता का एक मानक है, AQI अगर ज़्यादा हुआ, 0 से 50 हुआ तो बहुत अच्छा, एक्सीलेंट होता है। फिर 50 से 100 हुआ तो मॉडरेट, फिर 100 से 200, और फिर अगर आपकी 450 से ज़्यादा की वैल्यू चली जाती है तो हम कहते हैं कि वायु की गुणवत्ता जो है बहुत ज़्यादा खराब है। अब इसमें हमने गढ़वाल वैली में, चूँकि जो कुछ ऑब्जर्वेशन जो हम ले रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया, कुछ जो पैरामीटर्स हैं, इनका अगर हमें आप कंटिन्यूस मेजरमेंट्स मिले तो हम इस एरिया की एयर क्वालिटी इंडेक्स को बता सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास केवल एक पैरामीटर सल्फर डाइऑक्साइड है। अभी बाकी जो पैरामीटर 2 हैं उनकी हम कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमें एक एक्यूरेसी पता चले इस एरिया की क्या है। लेकिन जो सैटेलाइट ऑब्जर्वेशंस यहाँ मिलते हैं, उनके आधार पर हम अभी कुछ जो दिनों में, जैसे मार्च, अप्रैल, मई, 3 महीने जो ऐसे होते हैं, यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो काफ़ी वर्स्ट हो जाता है। यह हम कहें जो मेट्रो सिटी इक्विवेलेंट हो जाता है, जो कि ये गढ़वाल वैली के लिए जो कहा जाता है कि बहुत ही क्लीन एनवायरनमेंट है, प्रिस्टाइन एनवायरनमेंट है ये। तो इस एनवायरनमेंट में इस तरीके का जो इंजेक्शन है एटमॉस्फेयर में,
जो हैवी मेटल्स हैं, एटमॉस्फेयर पॉल्यूटेंट्स हैं, जो वातावरण के लिए और स्वास्थ्य के लिए भी जो है और नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। सर जैसा भी आपने कहा कि जो कुछ समय होता है, मैं ऐसा कह सकते हैं कि जो टूरिज़्म का समय होता है उस वक्त जो यहाँ का जो पॉल्यूशन है काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो सर ऐसा क्या किया जाए कि टूरिज़्म को और जो इन्वायरमेंट है उसको बैलेंस बनाया जाए? देखिए, ये बात एकदम सही है कि हमको विकास के साथ अपना जो सामंजस्य है वो भी बना के रखना है। और इसमें अगर आप देखेंगे कि मार्च अप्रैल मई जो प्री मानसून सीज़न होते हैं वो हॉटेस्ट मंथ गढ़वाल वैली के माने जाते हैं। जी सर। अगर आप देखेंगे पौड़ी और खिरसू का टेम्परेचर श्रीनगर से जो है बहुत लोअर रहता है। श्रीनगर की जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट जैसे प्लेन्स के जो सिटीज़ होते हैं उस तरीके से रहता है। तो एक तो यहाँ की जो टोपोग्राफी एक वैली का होने के कारण अगर आप कीर्तिनगर से कोई पॉल्यूशन इंटर करता है तो वो जो है स्वीट तक वो जो है पॉल्यूशन वहीं के वहीं वो घूमता रहता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस तरीके से जितने भी एटमॉस्फेयर पॉल्यूटेंट्स हैं उन्हीं की मॉनिटरिंग जो है प्रॉपर बहुत ज़रूरी है। और इसमें आपने जो क्वेश्चन मतलब एक बार रिपीट करेंगे? सर मैंने कहा कि जैसे जो हमारा टूरिज़्म है वो भी उत्तराखंड में लगातार एक जो रेवेन्यू है वो टूरिज़्म है, और वहीं जब हम एयर क्वालिटी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं टूरिज़्म जो है एयर क्वालिटी को अफेक्ट कर रहा है। तो हाँ। कैसे इसको बचाया जाए, कैसे हाँ। किया जाए? एक्चुअली क्या है कि हम लोग जब भी बात करते हैं एयर क्वालिटी की, एटमॉस्फेयर में बहुत सारे एक प्रोसेस है कि पॉल्यूशन का बढ़ने का जो है ना। तो एक तो ये कि प्री मानसून सीजन मार्च अप्रैल मई के जो महीने होते हैं हॉटेस्ट मंथ इसलिए होते हैं क्योंकि फॉरेस्ट फायर चारों तरफ होता है, ठीक है। साथ ही हमारी चारधाम यात्रा का जो है वो इनिशियल फेज़ होता है, और चारधाम यात्रा इनिशियल फेज़ में जो है वो बहुत अपने हैवी व्हीकल जो है जितने लगातार पॉल्यूशन जो है जो व्हीकल एमिशन बहुत ज़्यादा होता है। और इसमें अगर आप देखेंगे कि मैंने कई बार इस बात को रिपोर्ट भी किया है कि पॉल्यूशन व्हीकल से होता ही होता है, और चूंकि एक श्रद्धा से जुड़ा हुआ मामला है इसलिए हम इसको और तरीके से बताना चाहते हैं कि जो भी हरिद्वार ऋषिकेश अगर हम अदर स्टेट में जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि जो भी टूरिस्ट जाता है वो वहाँ पर अपनी गाड़ी को ड्रॉप करता है, तो वहाँ की जो लोकल गाड़ियों को जो हायर करता है, क्योंकि लोकल गाड़ियाँ क्या होती हैं उनको जो है उनकी एक तो मेंटेनेंस और फिर वो जो है प्रॉपर तरीके से जो है वो लोग ऑपरेट करते हैं पहाड़ों पे, उनको पता रहता है कि किस तरीके की गाड़ी होती है। टूरिस्ट सीजन में क्या होता है कि गाड़ियाँ पुरानी कैसी भी सही वो अंधाधुंध को चलती जा रही हैं, उनको एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो है हिमालय की तरफ आते हैं। ये तो एक बहुत बड़ा ये हुआ कि हमको मॉनिटरिंग जो है ये बहुत जैसे पॉल्यूशन का मॉनिटरिंग होता है, शायद ही जो है बहुत ज़्यादा कोई इस बात पे इत्तेफाक रखता होगा कि हरिद्वार ऋषिकेश से जो है कोई गाड़ी चली तो उसका पॉल्यूशन लेवल क्या होगा जो है। लेकिन हम लोग जो है कोशिश करते हैं कि इस तरीके के जो एविडेंसेस हम सोसाइटी के सामने लेके आते हैं कि एक सल्फर डाइऑक्साइड का एक एग्जाम्पल हमने आपको बता दिया पेपर के माध्यम से। साथ ही ऑब्वियस है कि टूरिस्ट जैसा है वैसे चले, लेकिन एक मॉनिटरिंग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हम पहाड़ों पे रह रहे हैं या पहाड़ हिमालय में बहुत जो है बहुत ही नाजुक तंत्र है इनका जो है, और इसमें जो रेलवे के प्रोजेक्ट लगातार आ रहे हैं, डैम के प्रोजेक्ट लगातार चल ही रहे हैं, तो एक ऑलरेडी स्थिति वैसी अच्छी नहीं है। और इस केस में जो व्हीकल का जो एमिशन है अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो दिन पे दिन हालात बदतर होंगे, और बदतर होने से स्वाभाविक है जो यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, इकोसिस्टम है, बायोडाइवर्सिटी है, उस पर एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। यस सर। सर जब मैं आपका जर्नल पढ़ रहा था, जब मैं देख रहा था तो उसमें सर आपने वीकेंड और वीकडेज का एनालाइज किया हुआ है, तो सर उस वक्त सल्फर डाइऑक्साइड की सर क्या स्थिति रहती है? एक्चुअली हमने जानने की कोशिश की थी, हालांकि ये मेट्रो सिटीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स इसके आते हैं कि मतलब आपको जो ऑफिस आवर्स होते हैं सुबह 9 to 10 वाला रहता है, शाम को 5 to 6 वाला पीरियड होता है, तो वो जो है मॉर्निंग आवर्स इवनिंग आवर्स में व्हीकल एमिशन का ज़्यादा रहता है, और जितने भी एटमॉस्फेयर पॉल्यूटेंट्स उनका कंसिडरेशन उस टाइम पे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर हमने कोशिश की थी, हमने कहा वीक डेज हमारे जो है मंडे टू फ्राइडे और सैटरडे संडे को, क्योंकि क्या लोड होता है, अगर वो लोड होगा तो स्कूल्स बंद रहते हैं, ऑफिस सारे बंद रहते हैं, तो लोड होगा खाली टूरिस्ट का रहता है। तो यहाँ पर हमें जो है जो हमारा कंपेरेटिवली देखा जाए तो टूरिस्ट का जो ग्राफ है वो मतलब काफ़ी मिला मार्च अप्रैल मई में। बाकी सब डेज में हमको जो वीकेंड पे जो SO2 का कंसंट्रेशन है वो कम मिला, जो स्पष्ट बताता है कि हमारा जो इसका ओरिजिन है
वो हमारा व्हीकल एमिशन हो सकता है, फॉरेस्ट फायर हो सकता है, जी सर। और रेलवे के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इनसे जितनी भी डस्ट निकलती है, स्टोन क्रशर यहाँ पे तमाम जगह उपस्थित हैं, तो उन सब से भी हमारा सल्फर डाइऑक्साइड का इमिशन होता है। सर जो आपने जब आप ये जनरल आपका पब्लिश हुआ, आप रिसर्च कर रहे थे सर, डाटा कलेक्ट कहाँ से किया सर आपने? सर चूँकि ग्राउंड वेस्ट मेजरमेंट है ये, और इसमें हमारा एटमॉस्फेयर लेबोरेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स चौरास कैंपस में इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर हैं, और इसमें हमने एक इंस्ट्रूमेंट्स एक लैब में इस्टेब्लिश किया हुआ, और उसका जो इनलेट जो हमारी जो एयर है वो हमने एम्बिएंट एयर को हम लिया हुआ है, वो पाइप के द्वारा जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स जो है एयर को चेक करता है, और फिर उसमें जो है सल्फर डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन को वो मेजर करता है। तो ये बेसिकली एक श्रीनगर बेस्ड ऑब्जर्वेशन है जो इस एरिया की जो आबो हवा है उसके बारे में ये बता रहा है। तो सर जैसे श्रीनगर में काफ़ी उमस रहती है, ह्यूमिडिटी रहती है, तो उसका रीज़न भी यही है? देख, ह्यूमिडिटी जो है, जब भी ह्यूमिडिटी जो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो टेम्परेचर हमारा जो ऑटोमेटिकली कम होगा। तो अब यहाँ पर क्या है कि जो हमारा अर्थ सरफेस है, अगर आप देखेंगे कि हमारा हीट जो है किस तरीके से डेवलप होता है, तो एक ग्लोबल एनर्जी बजट का बड़ा अच्छा कंसेप्ट है कि अगर हमारे पास सूर्य से जो है 100 यूनिट की अगर बिजली आती है तो 50% वो एब्जॉर्ब हो जाती है, अर्थ सरफेस पे हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि बाकी जो 50% है उसमें से 14% वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, 30% वो क्लाउड्स के द्वारा, एयर्स के द्वारा जो है वो भी फिर रिफ्लेक्ट होता है, और ए फिर लेटेंट हीट, सेंसिबल हीट फ्लक्स, कुछ इस तरीके से जो है अलग अलग पैरामीटर्स में जो है हीट का रिफ्लेक्शन होता है फ्रॉम अर्थ सरफेस टू द स्पेस। जी सर। ये इक्विवेलेंट पोजीशन होती है, लेकिन 50% से ज़्यादा अगर सोलर रेडिएशन की हीट अर्थ ने एब्जॉर्ब कर लिया जी, तो ऑब्वियस है वो हीट जो है सरफेस जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, और हीट वो धीरे धीरे वो जो है ऊपर को बढ़ेगा। तो एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ पर जो सोलर रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन है वो जिस दिन ह्यूमिड ज़्यादा होता है उस दिन हो सकता है कि टेम्परेचर उस दिन ज़्यादा हो, और इसलिए जो है इस तरीके का माहौल बना रहता है। दूसरा टोपोग्राफी जो सबसे बड़ा एग्जांपल हमने बताया, यहाँ की चूँकि पहाड़ों से घिरा हुआ पूरा एरिया है ये, और एयर मास जो भी यहाँ पे आता है वो ट्रैप होकर रह जाता है, वो वहीं घूमता रहता है, और इसको कहीं पास होने का कहीं पे मौका नहीं मिलता है। अगर आप कीर्तिनगर से देखेंगे स्वेत तक, तो इस तरीके का वो मौसम चारों बना तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है, इस बना हुआ वजह था। से ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। जी सर। सर आपके जनरल में सर ये भी था कि जो फॉरेस्ट फायर होती है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? देखिए, फॉरेस्ट फायर एक बहुत बड़ा नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है यहाँ की आबो हवा में। हमने पहले भी एक पेपर था क्लाउड कंसेंट न्यूक्लियर क्लाउड फॉर्मेशन में फॉरेस्ट फायर का क्या रोल है वो हमने ऑलरेडी पब्लिश किया हुआ है। और दूसरा हमारा एक ये भी इसमें था कि फायर एक्टिविटी डेज और नॉन फायर एक्टिविटी डेज में हमने दोनों में कंपेयर किया कि क्या कोई SO2 का कंसंट्रेशन कुछ किस तरीके से बढ़ता है। तो बड़ा अच्छी फाइंडिंग्स हमको निकल के आई कि जो फायर एक्टिविटी डेज होते हैं, ऑब्वियस हमने फायर काउंट सेटेलाइट डाटा यूज़ किया, जो लोकल डाटा होता है वो हमने यूज़ किया उसमें, और उसमें हमने फाइंडिंग्स ली कि जब फॉरेस्ट फायर ज़्यादा हुआ सल्फर डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन उस वक्त हमको हाईएस्ट मिला। और एक रिपोर्ट में और इसमें हमने मेंशन किया हुआ है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो रिपोर्ट है उसकी जो लिमिट है SO2 की ह्यूमन बॉडी के लिए या डाइवर्सिटी के लिए, इकोसिस्टम के लिए, वो 20 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये जो है अगर आप देखें फॉरेस्ट फायर होता है, और अभी WHO ने प्रपोज की है 40 ग्राम्स के आसपास जो है, माइक्रोग्राम्स के आसपास उन्होंने एक नई लिमिट प्रपोज की हुई है। जी सर। तो हमारे यहाँ पर गढ़वाल वैली में, श्रीनगर में पर्टिकुलर आप देखेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ड्यूरिंग द फॉरेस्ट फायर एपिसोड्स 17 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब चला जाता है, जो कि नियर टू WHO लिमिट है। जी सर। ठीक है, अगर आप मेट्रो सिटीज़ की बात करेंगे वहाँ एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जो प्रिस्टाइन हिमालय है, वेरी क्लीन हिमालय है, यहाँ पर इस तरीके का कंसंट्रेशन मिलना एक बड़ा एक सरप्राइजिंग भी है। और इसके हमको फाइंडिंग्स से सोर्सेस हम इसको लगातार और सोच रहे हैं। शायद ये एक वो था कि ये आप हम मेरे से आप डिस्कस कर रहे हैं, और इसमें जो भी फॉरेस्ट फायर होता है तो उस टाइम पर सल्फर डाइऑक्साइड का जो वैल्यू है, अगर आप एवरेज मान के चलेंगे तो 36 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, 36 भी वो इक्विवेलेंट टू 40 है, जो कि WHO की नई लिमिट है। 17 में है वो भी इक्विवेलेंट टू ये है। तो ये इस तरीके से जो है हम लोग चूँकि डाटा है इसलिए जो है इस सब चीज़ों पे बोल पा रहे हैं। और ये देहरादून के बाद एक हाई एल्टीट्यूड्स में जो है पहला ऑब्जर्वेशन है जो इस तरीके से गढ़वाल वैली में हुआ है। जी सर। सर जैसे अभी आपने बताया कि आपने सैटेलाइट के थ्रू भी और ग्राउंड बेस्ड भी आपने रिसर्च की थी, तो सर जब सैटेलाइट की बात आती है, जब ग्राउंड की बात आती है, तो सर क्या
क्या फाइंडिंग्स हुई? देखिए सेटेलाइट क्या होता है, ग्राउंड बेस्ड में तो हमने श्रीनगर को कह दिया कि श्रीनगर हमने जो है फिक्स एक डाटा है, वहीं इसके बारे में बोल दिया। सेटेलाइट क्या देता है, सेटेलाइट फोकस करता है, लाइट जैसे होती है ना, फोकस करता है इस एरिया पे, तो हमको एक ग्रिड फॉर्म में डाटा लेना होता है। तो अगर श्रीनगर डाटा लेना है तो श्रीनगर से हमको पौड़ी लेना होगा, श्रीनगर से रुद्रप्रयाग लेना होगा, श्रीनगर से बड़ियारगढ़ लेना होगा, श्रीनगर से कीर्तिनगर लेना होगा। इस तरीके से हमको एक स्क्वायर फॉर्म में, ग्रिड फॉर्म में डाटा मिलेगा। उसमें ऑब्वियस एक्यूरेसी जो है उतनी क्लियर नहीं होती है, लेकिन जहाँ पर डाटा अवेलेबल नहीं है वहाँ पर सेटेलाइट डाटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि हम वहीं से जो है अपनी फाइंडिंग्स को मैच कराते हैं। सर जो आपने रिसर्च की, सर कितना समय लगा इस रिसर्च को? इसको जो है 2019 में हमने ये रिसर्च स्टार्ट किया। 2022 में हमने जो है इसको मतलब पब्लिश जर्नल में सबमिट किया था। 1 साल लगा पूरा इसके कमेंट्स और आर्गूमेंट्स होने में, और फाइनली ये 2023 अभी 3-4 दिन पहले ये पब्लिश हुआ है, ऑनलाइन ये अवेलेबल है। जी सर। सर हमारी जो वाइस चांसलर जी हैं प्रोफेसर अन्नपूर्णा नौटियाल, उन्होंने भी आपको इस बात की बड़ी तारीफ़ की थी और आपको बधाइयाँ दी थी, तो सर कैसा मोमेंट था आपके लिए? हाँ देखिए, स्वाभाविक है, अपने जो हम जहाँ पे हम कार्य क्षेत्र हमारा है और वहाँ पर जो सुप्रीम हमारे जो मुखिया हैं माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर अन्नपूर्णा नौटियाल मैडम का, उनका मैं बड़ा हमेशा से ही उनका सपोर्ट और सहयोग रहा है। और जो भी लेबोरेटरी की फैसिलिटीज़ होती हैं, प्रोजेक्ट का एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि प्रोजेक्ट कैसे चलाया जाए। लोग कहते हैं प्रोजेक्ट नहीं चल पाता है, लेकिन एक ऑनरेबल मैडम का एक हमेशा सपोर्ट रहा है, और शायद उसकी वजह से हम लगातार, मेरा अभी ये तीसरा प्रोजेक्ट है ये, और एक हमने डीएसटी का प्रोजेक्ट लगभग 1 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट हमने रन किया यहाँ पर। और यहाँ पर ये अभी हम जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का जो है कैसे फोरकास्ट कर सकते हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है, जब अपने जो विश्वविद्यालय के मुखिया हैं उनसे जब एप्रिसिएशन मिलता है तो सुखद की अनुभूति होती है, और एक अच्छा लगता है, और एक हमेशा अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। सर जैसे कि आपने अभी इतना रिसर्च किया और आपका ये जर्नल पब्लिश हुआ, तो सर जब भी हम कोई भी समस्या ढूंढते हैं, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो उसके रिजल्ट पे आते हैं कि रिजल्ट कैसा रहा। तो सर जब आपने रिसर्च किया तो सर इसका कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन एक्चुअली जब हम लोग कर रहे थे तो सल्फर डाइऑक्साइड का चूँकि इस तरीके का ऑब्जर्वेशन नहीं था हमारे पास, और एरीज़ का कुछ डाटा हमको मिला था, एरी नैनीताल का जो डाटा है, लेकिन हमने कंपेरेटिव स्टडी किया था, मतलब किस तरीके से इसमें हमने एक टेबल भी शो किया हुआ है कि हमारा स्टडी और बाकी जो स्टडीज़ हुई हैं उनमें कितना इक्विवेलेंट है। ये इसका सीजनल वेरिएशन किस तरीके जाता है, प्री मानसून में इसकी वैल्यू क्या रहती है, मानसून में क्या रहती है, प्री पोस्ट मानसून में क्या रहती है, और विंटर सीजन में क्या रहती है, क्योंकि इस तरीके का मतलब सीजनल वेरिएशन हमने जो देखा है। और जो फाइंडिंग्स हैं हमारी वो ये कहती हैं कि गढ़वाल वैली में स्पेशली वेस्टर्न हिमालय में, जहाँ क्लीन एनवायरनमेंट हम लोग बोलते हैं, वहाँ पर इस तरीके का सल्फर डाइऑक्साइड का इंजेक्शन इतना अमाउंट में मिलना ये एक अच्छा इंडिकेशन नहीं होता है। कितनी भी बारिश हो जाती है, इनका रेजेंसी पीरियड बहुत ज़्यादा रहता है, और चूँकि फिर SO2 है, SO2 फिर मिल करके जो है ऑक्सीजन के और मॉलिक्यूल्स, ओजोन और फिर और सारे जो है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को फॉर्म करेगा। ऑब्वियसली कितना अमाउंट अगर एटमॉस्फेयर में इंजेक्ट हुआ तो वो उसका रेजिडेंसी पीरियड काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वो एक आइंस के साथ, पार्टिकल्स के साथ, एरोसोल्स के साथ, वो अलग अलग मतलब जितनी केमिकल रिएक्शंस हैं उनमें उनका फॉर्मेशन होगा। तो सर जैसे आपने बताया कि ये रिज़ल्ट रहा आपका, तो सर इसको बेहतर करने के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, ये जैसा आप कह रहे हैं कि एक ही स्टेशन का डाटा हमने आपको प्रेजेंट किया, अब आगे पूरा ग्लेशियर है। अब हम लोग आज तक ये नहीं बता पाते हैं कि कितना फॉरेस्ट फायर से जो है ग्लेशियर पे कितना इम्पैक्ट पड़ा है, या फिर बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, या फिर और जो एक्टिविटी चल रही है हाई एल्टीट्यूड पे जो है, वहाँ पर इंडस्ट्रियल तो नहीं है, लेकिन वहाँ पर जितने भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो उनसे डस्ट का पॉल्यूशन होता है। डस्ट पॉल्यूशन से क्या सल्फर डाइऑक्साइड या जितने भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जिस पे सल्फर डाइऑक्साइड है, ओजोन है, अमोनिया है, नाइट्रेट है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ये सारे पैरामीटर्स जो है क्या कोई रोल प्ले करते हैं, या इनका कंसंट्रेशन कम है या ज़्यादा है, इस तरीके की एनालिसिस जो है शायद नहीं हो पाती है। इसके लिए एक प्रॉपर एक मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, और इसमें अगर एक प्रॉपर हम हाई एल्टीट्यूड पे भी मॉनिटरिंग करें तो शायद और ज़्यादा अच्छा होगा। सर आपको कहना है कि इस क्षेत्र में अभी और काम करने की ज़रूरत है, यस, मालूम चलेगा कि किस वजह से सब चीज़ें हो रही हैं। साथियों, ये थे सर से हमने प्रश्न पूछे और सर ने बहुत ही अच्छे जवाब दिए। तो जो साथी हैं हमारे, या जो कोई भी हैं वो जानना चाहते हैं इस रिसर्च के बारे में और अधिक पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए हम अपने इन्फॉर्मेशन में, वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक शेयर करेंगे, वहाँ से आप जाके इस रिसर्च को पढ़ सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप लगातार हमसे जुड़े हुए हैं, और अब तक हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, और लगातार आप मेरे को
वीडियो में देखते हैं, फ्रंट पे देखते हैं आप मेरे को, लेकिन हमारे फ्रंट के बैक में जो बिहाइंड द सीन्स हैं उस पे हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर देवेंद्र सिंह सर हैं, उनका भी बड़ा सपोर्ट रहता है और उनकी वजह से ही आज हम लगातार वीडियो बना पाते हैं, क्योंकि एक टीचर के लिए बड़ा मुश्किल होता है टाइम निकाल पाना, और क्योंकि बाकी रिसर्च वर्क भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट स्टिल हम लोग मेहनत कर रहे हैं और आप लोग के साथ हैं। और सर आपका भी धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा स्कूल ऑफ एजुकेशन, स्पेशली डॉक्टर देवेंद्र सिंह सर का। आप लगातार यूट्यूब के माध्यम से जितनी भी, मैंने भी पहले भी शुरुआत में ही कहा था कि एकेडमिक और जितनी भी शोध एक्टिविटियाँ हैं, आप उनमें सारी चीज़ों को आप रिपोर्ट करते हैं, और इसमें अभी नेक में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आपको एप्रिसिएशन भी वहाँ पे मिला था कि इस तरीके की जो रिकॉर्डिंग्स होती हैं जो पब्लिक फोरम में आनी चाहिए, जैसे शोध है, ये पेपर हमने पब्लिश कर दिया, आपका अगर यूट्यूब चैनल नहीं रहेगा तो शायद कौन पढ़ेगा इसको, फिर क्या समझ में आएगा क्या इसकी फाइंडिंग्स है। मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह सर का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने जो है हमें मौका दिया अपने चैनल पर, और सारे व्यूअर्स का। मैं प्राउडली गौरव वर्मा, आप लगातार जो है इन सब चीज़ों के लिए लेके आ रहे हैं, और विश्वविद्यालय में एक शैक्षणिक वातावरण बनाने के लिए ये सारी चीज़ों के लिए एक सकारात्मक ऊर्जा का जो है निर्वहन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो साथियों, पुनः आपसे कहता हूँ कि सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।